स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। और टॉपिक का क्या नाम है? स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही है ना? कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं यस सर। रोज की तरह फिर आप लोगों को दिक्कत हो कि सर नहीं दिखाई पड़ रहा है और ये देख रही है सर। अब कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में? नो सर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे और जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। बिल्कुल जो है जब बच्चा भूगोल पढ़ना स्टार्ट करता है तब उसको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि भूगोल की जितने भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं या भूगोल का जो भी आधार है भौतिक भूगोल का, उस सब का बेस जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं पता है या आप इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं तो या इस टॉपिक को आपने गहनता के साथ नहीं पढ़ा है, एक डीप स्टडी होती है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको अधूरापन महसूस होगा। तो आज हम लोग बात करते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी या हमको एक नारियल दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? नारियल दे दिया जाए और उस नारियल आपसे कह दिया जाए कि इस नारियल का जो है इसका इंटीरियर, इसका जो स्ट्रक्चर है पेरीफेरी से लेकर कोर तक पता करना है, तो आप क्या करोगे? भाई दो ही तरीके आप या तो नारियल में ड्रिल करोगे, आपको कोई ड्रिल मशीन मिल जाएगी, ड्रिल कर दोगे, या फिर नारियल को दो भागों में तोड़ दोगे और तोड़ने के बाद फिर आप बताओगे देखो ये ऊपर वाली जो लेयर है इसकी सॉलिड लेयर है, ये लकड़ी टाइप की बनी हुई है, फिर बीच में इसका जो है मध्य भाग है जो खाने योग्य होता है, गूदा होता है, बिल्कुल जो है इसका जो कोर एरिया है, इसका जो अंतरतम है वो लिक्विड का बना हुआ है जिसका पानी जो है पीने के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बहुत टिपिकल बात यह है कि नारियल के बारे में ऐसा करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हमसे आपसे ये कहा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप बताइए, तो क्या हम पृथ्वी को भी नारियल की तरह पता कर सकते हैं कि हमने ड्रिल किया या नारियल को तोड़ा कैसे किया? तो ऐसा संभव है कि पृथ्वी की अगर आपसे कहा जाए नहीं सर। हमारी पृथ्वी अंदर से कैसे बनी है? क्यों नहीं संभव है? क्यों नहीं संभव बताओ? क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत ही बृहद है। क्योंकि उसके लिए सर हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए और वो खाली प्रोफेशनल्स के पास होते हैं। या फिर नहीं हमारे पास प्रोफेशनल क्या, किसी के पास अभी तक ऐसा कोई इक्विपमेंट बना ही नहीं है। हमारी पृथ्वी का एक मोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अरे किसका माइक ऑन हो गया? मैं एक मोटा सा आपको आइडिया देता हूँ। वो आइडिया ये है कि हमारी पृथ्वी का जो त्रिज्या है, उसका जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, यानी 64 किलोमीटर एक एवरेज है, बाकी 6371 किलोमीटर जो है एक्चुअल है। और इस तरह देखा जाए तो व्यास कितना हुआ जाकर के 12800 किलोमीटर या 12752 किलोमीटर। तो आपको अंदाजा है कि अभी तक मनुष्य ने जो ड्रिल किया है पृथ्वी की सतह के ऊपर, रसिया में की गई है और अधिकतम 20 मील तक किया हुआ है। इसके नीचे अभी तक हम लोग ड्रिल नहीं कर पाए। हमारे पास कोई ऐसा ड्रिल मशीन नहीं बना है कि हम लोग ड्रिल करके जो है पृथ्वी के अंतरतम के बारे में जान लें। और हमारे पास कोई इतना बड़ा चाकू भी नहीं है कि हम पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर लें। और पृथ्वी को दो भागों में मान लो अगर कभी इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप भी हुई तो हम लोग जाएंगे कहाँ? फिर अगर हमारी पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई तो मानव जीवन का अस्तित्व कैसे होगा? इतनी बड़ी कोई स्कैनर मशीन भी नहीं हमारे पास है। जो भी स्कैनिंग मशीन है वो बहुत ही कम गहराई तक ही जो खनिज पदार्थ और सोना चांदी का या पेट्रोलियम पदार्थों का अनुमान लगाया जाता है, वो स्कैनिंग मशीन के माध्यम से जो भी गैस एजेंसीज हैं उनके पास जो चीज़ें होती है उसके माध्यम से वो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अगर जानना है तो बड़ा टिपिकल मैटर बन जाता है। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए किया क्या है? वैज्ञानिकों ने इसके लिए कुछ साक्ष्यों का इस्तेमाल किया है या सोर्सेस का इस्तेमाल किया है।
चूंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के बच्चे हैं, तो मैंने दोनों की आसानी के लिए इसको थोड़ा सा जो है क्या किया, इसको मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखने का प्रयास किया है। सोर्सेज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने वाले सोर्सेज हैं। आपको स्क्रीन एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना आपको? नो सर। तो जो सोर्सेज हैं वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। पहला है डायरेक्ट सोर्सेज और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेज। और डायरेक्ट सोर्सेज के अंतर्गत है सीस्मोलॉजी, जिसको हम भूकंप विज्ञान कहते हैं, और दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कहीं किसी स्थान पर अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको सीधे सीधे पता चलता है, हमको किसी अन्य सोर्सेज पे सहारा नहीं लेना पड़ता है। ये दोनों मैं भी इस पे डिटेल पे चर्चा करूंगा। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, जिसमें डेंसिटी है, प्रेशर है और टेम्परेचर है, यानी घनत्व है, दबाव है और तापमान है। तो घनत्व और दबाव एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, दोनों को एक साथ आप समझ सकते हैं। टेम्परेचर एक अलग फिनोमेना है। तो अब देखो, टेम्परेचर के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कैसे अनुमान लगा सकते हैं। एक वैज्ञानिकों ने अभी तक जो अध्ययन किया है उसके आधार पर एक अनुमान लगाया गया कि जब पृथ्वी के धरातल पर हम धरातल से अंतरतम की ओर बढ़ते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या टेम्परेचर बढ़ता है। क्या करता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर? ये देखिए, इंक्रीज होता है। इन द बिगिनिंग रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज एन एवरेज रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम एवरी 32 मीटर इंक्रीज इन द डेप्थ। देखो मेरा ये रेड कर्सर दिखाई पड़ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, तो ये जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या करता है, 32 मीटर की गहराई पर बढ़ता है। अब देखो, यहीं पर आपको फैक्टों को कोरिलेट करना है कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर हम जाते हैं तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। घटता है, डिक्रीज होता है। लेकिन पृथ्वी के धरातल पर हम नीचे जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद अगला फैक्ट है, व्हाइल इन द अपर 100 किलोमीटर्स द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज एट द रेट ऑफ 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। जबकि 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की गहराई पर 1 किलोमीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद और अगले 300 किलोमीटर तक यह 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। तो बहुत ज्यादा इस पे हम लोग चर्चा नहीं करते, मोटा मोटा समझिए कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल पर नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो रॉक्स हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो सॉलिड एरिया है, जिसको हम रॉक्स बोलते हैं या चट्टान बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, मोल्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इससे ये एक अंदाजा लगाया जाता है मोटा मोटा कि पृथ्वी के धरातल पर कोई ना कोई एक ऐसा एरिया जरूर है जहां पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है। और पिघली हुई अवस्था में इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर क्या है, बहुत तेजी के साथ नीचे की ओर जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक चीज क्लियर हो गई ना कि एक हमको जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, हमने देखा नहीं है, हमने पृथ्वी के धरातल की कोई ऐसी लेयर नहीं देखी है कि जो हमको मोल्टेन दिखाई पड़े, ना किसी स्कैनिंग मशीन में वो हमको शो हुई है। लेकिन ये एक अनुमान लगाया गया कि जब टेम्परेचर इस तरह बढ़ रहा है तो इतने किलोमीटर की गहराई पर इतना टेम्परेचर होगा, इतने किलोमीटर की गहराई पर इतना टेम्परेचर होगा, और इतने टेम्परेचर पे जो है जब हो जाएगा टेम्परेचर तो चट्टानें पिघल जाएंगी या सेमी मोल्टन स्टेज में होंगी, अर्धगलित अवस्था में होंगी। तो यहाँ पे कोई किसी को शक, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं सर। उसके बाद जो दूसरी चीज है, प्रेशर क्या होता है। आपको पता है कि पृथ्वी के धरातल पर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे और प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चारों ओर से चट्टानों का क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है। चारों तरफ से चट्टानों का प्रेशर पड़ रहा है।
तो टेम्परेचर क्या होगा, वो क्या बोलते हैं प्रेशर क्या होगा, हाँ प्रेशर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। और जब दबाव बढ़ेगा तो आपको पता है कि जब बावजूद इसके कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, चट्टानें पिघल नहीं पाएंगी, क्योंकि क्या है वहां पर, दबाव अधिक है, दबाव अधिक है। अधिक दबाव चट्टानों को पिघली हुई अवस्था में रहने नहीं देगा। तो दूसरा अनुमान ये निकाला गया, या दूसरा अनुमान ये लगाया गया कि पृथ्वी के धरातल पर एक एरिया ऐसा तो हो सकता है कि जहां पर क्या बोलते हैं अधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे वैसे वैसे जो है टेम्परेचर प्रेशर अधिक होने के कारण, बावजूद इसके कि वहां पर टेम्परेचर अधिक है, चट्टानें पिघली अवस्था में नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, चट्टानों के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। अब तीसरा अनुमान जो निकाला गया वो निकाला गया घनत्व के आधार पर। अब देखो कैसे निकाला गया। हमारी पृथ्वी जो है उसका औसत घनत्व है 5, कितना है, व्हाट इज द एवरेज क्या बोलते हैं डेंसिटी ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी का 5.5 हाँ 5.5 55 है। 5.5 किसने बताया 55? नहीं सॉरी सर, गूगल का सहारा, सर वही सॉरी 5.5 है, सॉरी 5.5 है, ठीक है। और हमारी जो सतह है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वहां की चट्टानों का घनत्व पाया गया है 3 के आसपास, 3.0, 2.8 से 3.0 के मध्य जो है घनत्व पाया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि चूंकि हमारी पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है और सतह पर जहां पर हम रहते हैं वहां का घनत्व 2.8 है, तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि पृथ्वी का जो कोर है उसका घनत्व जो है 13 या 14 के आसपास होगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह जो है वहां पर घनत्व कम है, और जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। तो ये 3 इनडायरेक्ट सोर्सेस थे जिनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाने में सहायता मिली। पहला अनुमान तापमान के आधार पर लगाया गया कि पृथ्वी के धरातल के अंदर अंतरतम में अधिक तापमान के कारण कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर है जहां पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है। ये पहला अनुमान लगाया गया। दूसरा प्रेशर के आधार पर अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के धरातल पर चूंकि चट्टानों का दबाव बढ़ता जाता है, तो बावजूद इसके कि टेम्परेचर अधिक है, लेकिन चट्टानें अधिक दबाव के कारण जो है पिघली हुई अवस्था में लंबे समय तक रह नहीं पाती हैं। तो एक पिघली हुई अवस्था के बाद फिर जो है पुनः जो है रॉकी या क्या बोलते हैं चट्टानी संरचना पाई जाती है। ये आप लोग खुराफात मत कीजिए, स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जब आप उधर स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो यहाँ स्क्रीन पे दिक्कत आएगी। वो लाइन खींच रही है ना। फिर तीसरा हमने अनुमान लगाया डेंसिटी के आधार पर कि चूंकि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, सतह का घनत्व 2.8 से 3.0 है, अतः पृथ्वी का जो अंतरतम है उसका घनत्व अधिक होगा। इसलिए इन 3 अनुमानों को लगाया गया अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और वो बात करते हैं भूकंप विज्ञान के आधार पर। क्या होता है भूकंप विज्ञान? भूकंपीय तरंगों के अध्ययन या भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, जो विषय है, साइंस की वह स्ट्रीम जिसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान। जब किसी स्थान पर भूकंप आता है तो पूरी पृथ्वी पर जो है मुख्य रूप से 3 तरंगों का और ओवरऑल 4 तरंगों का जो है अंकन किया जाता है। वैभव थोड़ा सा
आप अपनी स्क्रीन को ज्यादा टच मत कीजिए। पहली जो वेव है उसको पी वेव बोलते हैं, प्राइमरी वेव। तरंग क्या होती है पहले समझ लो। पहली जो वेव है, तरंग, तरंग का मतलब होता है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, जी यस सर। ये उठा हुआ जो भाग है इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस सीएस। शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। और ये जो धंसा हुआ भाग है इसको बोलते हैं ट्रफ या गर्त कहते हैं। तो दो समानांतर शीर्षों के या दो समानांतर गर्तों के मध्य की जो लंबाई होती है उसी को हम कहते हैं तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। बात समझ आई? तो भूकंपी तरंगे जो हैं वो इस तरह गति करती हैं और इस आधार पर पृथ्वी के धरातल पर मुख्य रूप से 3 तरंगे और ओवरऑल 4 प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं। पहली तरंग होती है पी तरंगे, जिनको कॉम्प्रेशनल या दबाव वाली तरंगे कहते हैं। दूसरी तरंगे होती हैं एस या सेकेंडरी वेव्स, इनको जो है ट्रांसवर्स तरंगे कहते हैं। और तीसरी तरंगे हैं लव, इनको जो है लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है या लॉन्ग। और चौथी होती रैले वेव्स। तो मुख्य रूप से हम लोगों को अभी 3 तरंगों के बारे में ही जानना है और इन तरंगों का स्वरूप क्या होता है और उन तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है, यह मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं एक बार फिर से इसको स्टॉप करके शेयर कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने स्क्रीन पे लाइनें खींच दी हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब आपको एकदम स्क्रीन सही साफ साफ समझ आ रही है? ये देखिए। यस सर। अब इन हम तरंगों के बारे में थोड़ा सा, पी तरंगे क्या होती हैं, एस तरंगे क्या होती हैं और एल तरंगे क्या होती हैं। मोटा मोटा बहुत सारी चीजें हैं, इनको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो पी तरंगे होती हैं इनको प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी तरंगे या प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। और इन तरंगों की विशेषता ये होती है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों सोर्सेज में ये चल लेती हैं। जो पी तरंगे होती हैं इनका गमन ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। तो पृथ्वी के धरातल पर मैं भी आपको बताऊंगा उसके आधार पर क्या अनुमान लगाया गया। दूसरा जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं इनको शियर वेव्स भी कहा जाता है। ये देखिए आप, ये इनको शियर वेव्स भी कहा जाता है। और ये क्या करती हैं, ये केवल ठोस पदार्थों में ही इनका गमन हो पाता है। जैसे ही द्रव पदार्थ आता है या प्लाज्मा स्टेज का पदार्थ आता है, या तो इनकी गति बिल्कुल धीमी हो जाती है और द्रव अवस्था बिल्कुल जो है क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इनके तरंगों यानी प्राथमिक तरंगों और सेकेंडरी तरंगों के अभी मैं आपको भ्रमण पथ दिखाऊंगा, उसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में भूकंप विज्ञान के माध्यम से या सिस्मोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल एक्यूरेट अनुमान लगाने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया है। यहाँ पे कोई दिक्कत प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों में? आपको बस इतना याद रखना है अभी इनिशियल स्टेज पे कि प्राथमिक तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कर लेती हैं और जो सेकेंडरी तरंगे होती हैं, द्वितीयक तरंगे होती हैं, वो केवल ठोस तरंगों में ही या ठोस पदार्थों में ही जो है गमन कर पाती हैं। प्राथमिक तरंगों के साथ होता है जैसे जैसे पदार्थ का घनत्व तो अधिक होता जाता है, इनकी स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे ध्वनि तरंगे जितना अधिक एक बार रिपीट कर दीजिए। जितना अधिक घनत्व होगा प्राथमिक तरंगों की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ध्वनि तरंगे देखा आपने? पुराने जमाने में टेलीफोन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तांबे के तार का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था? बेतार के तार के रूप में कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है ध्वनि तरंगों की स्पीड हुआ करती थी। आपको याद है पुराना जो चोंगे वाला फोन हुआ करता था? अब तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। पहले जो कम्युनिकेशन होता था
वायर कम्युनिकेशन हुआ करता था, और उस टेलीफोन की जो लाइनें बिछाई जाती थी उसमें जो है तांबे का तार इस्तेमाल किया जाता था। जब हम चोंगे से बोलते थे तो उस वायर के माध्यम से हमारी आवाज अगले रिसीवर तक पहुंचती थी, या उस रिसीवर की आवाज हमारे तक पहुंचती थी। तो बोलने के मध्य ध्वनि की गति के हिसाब से, जैसे 332 मीटर पर सेकंड जो गति चलती वो हवा में है, तांबे में उसकी जो स्पीड हुआ करती थी उस हिसाब से जो है वो रिसीवर के पास वो आवाज पहुंचती थी। तो बात समझ में आ गई, समझ में आ गई? आगे बढ़े। लव वेव को इनको इसलिए कहा जाता है कि ये जो पृथ्वी के, इनको जो है लॉन्ग वेव या इनको जो है विध्वंसक तरंगे भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्शनल वेव कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे तो पृथ्वी के धरातल के अंदर गमन करती हैं, लेकिन जो लॉन्ग वेव या लव वेव्स होती हैं ये तरंगे क्या करती हैं, पृथ्वी के धरातल पर भूकंप जहां उत्पन्न होता है और भूकंप मूल से डायरेक्ट पृथ्वी की सतह तक आती है, और पृथ्वी की सतह के ऊपर जितना भी नुकसान भूकंप से होता है वो लव वेव या लॉन्ग या एल तरंगों के माध्यम से होता है, धरातली तरंगों के माध्यम से होता है। इसलिए इनको जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। तो किसी परीक्षा में अगर आपसे पूछता है कि किन तरंगों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर भूकंप से तबाही होती है, तो वो कौन सी तरंग है? एल वेव्स। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ, 10 मिनट बचा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मैं चाहूंगा जो लोग जुड़ना चाहें हम लोग थोड़ा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये जो एपी सेंटर बोला जाता है, जैसे हाँ, कोई भी अगर हमारा अर्थक्वेक आ रहा है तो उसमें एपी सेंटर एक होता है, हाँ, तो उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स असर करती है क्या? एपी सेंटर या वो लव वेव्स जो सुन तो भूकंप मूल या फोकस वह स्थान होता है, क्या बोलते हैं, जब हम भूकंप या सिस्मोलॉजी की बात करते हैं तो कई सारे टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है एपी सेंटर, इसको हिंदी में अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो वह स्थान होता है जहां से भूकंप, हाँ, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, और धरातल पर सबसे पहले वह भूकंप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के माध्यम से पहुंचता है, उसको फोकस बोलते हैं। तो फोकस क्या होता है? धरातल के ऊपर होता है, और एपी सेंटर क्या होता है? क्या धरातल के नीचे होता है, वह केंद्र जहां से, हाँ, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। होता नहीं, कहते हैं कि आज नेपाल में भूकंप आया, फोकस इस वैली के आसपास रहा, तो मतलब धरातल पर जहां वो दिखाई पड़ रहा है भूकंप, जहां से सबसे पहले उसका प्रभाव पड़ा, उसको जो है फोकस कहा जाता है, ठीक है। तो फोकस पर पहुंचने के बाद ये जो धरातली तरंगे होती हैं या एल वेव्स होती हैं, वो पृथ्वी की सतह के समानांतर गति करने लगती हैं। तो जो भी नुकसान होता है, जैसे बिल्डिंग का खत्म तो बीच से टूट जाना, सड़क का बर्बाद हो जाना, पेड़ पौधों का उखड़ जाना, ये सब किसके कारण होती? एल तरंगों के कारण होती है। बात समझ आई नहीं समझ आई? एपी सेंटर, फोकस और एल वेव्स। एपी सेंटर वो केंद्र है जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, फोकस वह है जहां पर सबसे पहले उसका प्रभाव महसूस किया गया, और फोकस से जो है ये तरंगे जो है चारों ओर जो है क्या करती है, पुनः जो है पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद पुनः उसी फोकस पर आती हैं। और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, या इंटेंसिटी घटती जाती है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पर होती है? फोकस पर होती है। जैसे फोकस से हम दूर की ओर जाते हैं, होता नहीं कि सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पर हुआ? जहां पर भूकंप का फोकस था, ठीक। सर, फोकस जो होता है वो 90 डिग्री एंगल पे होता है? हाँ, 90 डिग्री एंगल पर होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। एपी सेंटर के बिल्कुल 90 डिग्री। एपी सेंटर से वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा? हाँ, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग अभी रैले वेव्स पे चर्चा नहीं करते, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर का ये अभी टॉपिक नहीं है। अभी ये जो मोटी मोटी बातें आप उनको समझ लो, ठीक। अब देखो, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तरंगों का एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। देखो, ये प्राइमरी वेव्स हैं, ये प्राइमरी वेव्स हैं। ये देखो, ये पृथ्वी के पूरे कोर को जो है, पूरी सतह को पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही हैं। और देखो, जैसे जैसे जो है ये बढ़ती हैं, तो जहां जहां पर भी तरल पदार्थ है वहां पर इन तरंगों की स्पीड क्या हो जाती है? बिल्कुल स्लो हो जाती है। तरंगों की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और जैसे जैसे ठोस पदार्थ मिलता है, इनकी गति में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए जहां पर
एपिसेंटर में इनकी उत्पत्ति होती है, वहां पर चलती हैं, तो वहां की चट्टानों की संरचना के आधार पर इनकी गति लगभग 6.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जैसे ही जो है ये आउटर कोर में प्रवेश करती हैं तो आउटर कोर में इनकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारा आउटर कोर है वो कैसा हुआ है, लिक्विड स्टेज में है। तो यहाँ पर इनकी गति लगभग जो है 3.2 किलोमीटर पर से जो है सेकंड से जो है 5.4 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही ये इनर कोर में पहुंचती हैं इनकी गति 11 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर इनको ठोस धरातल मिलता है वहां पर इनकी स्पीड ज्यादा होती है। दिखाई पड़ रहा है आपको, ये मेरा कर्सर दिखाई पड़ रहा है। और जहाँ पर इनकी जो है जहाँ पर इनको जो है ठोस धरातल मिलता है, पता नहीं यार दिमाग क्या नहीं काम कर रहा साला। अच्छा दिमाग सही करो अपना और वो उसको म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। और जहाँ पर जो है इनको ठोस धरातल मिलता है, अधिक घनत्व वाला धरातल मिलता है, वहां पर इनकी स्पीड अधिक होती है। और जहाँ पर इनको जो है लिक्विड स्टेज वाला धरातल मिलता है, वहां पर जो है लिक्विड एरिया मिलता है, वहां पर इनकी गति धीमी हो जाती है। तो इन तरंगों की गति के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 3 लेयर्स में, जिसको जो है क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी के आधार पर अपर लेयर जो ऊपर वाली है, ये वाली ये दिखाई पड़ रही है 33 किलोमीटर की गहराई तक, इसको अभी मैं बताऊंगा स्पेशली। हाँ, फिर दूसरा देखो ये जो वेव है इसको एस वेव है या सेकेंडरी वेव है या जो द्वितीयक तरंगे हैं। देखो ये जैसे ही यहाँ पर पहुंचती हैं यहाँ पर बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं, ये जो उसको पार नहीं कर पाती हैं, ठीक। और लॉन्गिट्यूडल सर थोड़ा सा डेविएशन भी आ जाता है इनके फ्लो में। हाँ डेविएशन, वो तो फ्लो में डेविएशन आएगा ही आएगा, ठीक। और देखो ये वाला जो रेन शैडो एरिया है, ये देख रहे हैं, एस वेव शैडो नो डायरेक्ट एस वेव दिखाई पड़ रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये जो एस वेव का शैडो एरिया है। तो ये एक आउटफ्लो दिखाया गया है, ये फ्लो दिखाया गया है पी और एस तरंगों का, जिसके आधार पर जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि पृथ्वी के धरातल का जो अंतरतम है, अंतरतम को कितने भागों में डिवाइड किया गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड बाई, इसके द्वारा जो है इसके जो स्वभाव के आधार पर, इसके व्यवहार के आधार पर जो है एस और पी वेव्स के व्यवहार के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो भौतिक भूगोल की आगे की 80% समस्याएं आपको अपने आप क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि जब आप आगे चल के पर्वतों का निर्माण पढ़ोगे, आप महाद्वीपों का निर्माण पढ़ोगे, आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे, तो फिर आपको, अगर आपको ये आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्लियर नहीं है, और 60% तो पोर्शन जो है सिस्मोलॉजी और वोल्केनिसिटी का भी इसी पोर्शन से कवर हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? यस सर। यस सर? नहीं नो सर? नो सर, प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था, मैं क्या बता रहा था? कि सिस्मिक वेव्स के आधार पर पृथ्वी के धरातल को का जो अंतरतम है उसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले मोटा मोटा हम लोग समझते हैं 3 भाग हैं क्या। एज पर सिस्मोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज फंडामेंटली डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। फर्स्ट इज क्रस्ट। आर यू सीइंग दिस? क्रस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं, yes, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसको बोलते हैं भूपर पट्टी। क्रस्ट को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। हाँ, फिर दूसरा जो लेयर है उसको बोलते हैं मेंटल। इसको बोलते हैं प्रवार। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रवार। और जो तीसरा और सबसे लास्ट का पोर्शन है, जो सबसे इंटीरियर है, इसको बोलते हैं कोर, या इसको बोलते हैं अंतरतम। क्या बोलते हैं इसको? अंतरकम नहीं, अंतरतम। क्या? अंतरतम बोलिए सर। अंतरतम। हाँ, अंतरतम। तो सीस्मिक वेव्स के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने
पृथ्वी के अंतरतम को या पृथ्वी की इंटीरियर को या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। कोर हाँ, यानी भूपर्पटी, प्रवाल और अंतरतम के रूप में। और ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डीप समझते हैं। इस चित्र को जो बना हुआ है इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट का समय बचा, उसके बाद फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर ही दूं। ठीक है, जो क्रस्ट है, ये जो सबसे ऊपर वाली पोर्शन है या ऊपर वाली जो लेयर है, क्रस्ट की गहराई 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर के बीच है। यहाँ पर 100 किलोमीटर लिखा हुआ है, वो एस्थोनोस्फीयर तक उसने दिया, मैं भी आपको समझाऊंगा। तो क्रस्ट की गहराई कितनी है? जहां पर हम रहते हैं वहां से लेकर के 33 किलोमीटर तक है। और इस क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, जहां पर पर्वत वगैरह बने हुए हैं। और दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरी क्रस्ट। 2 भागों में डिवाइड किया। तो ये जो क्रस्ट है यानी 0 किलोमीटर, यानी जहां पर हम रहते हैं वहां से 33 किलोमीटर की गहराई तक, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, यानी महासागरी क्रस्ट और क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट। अब 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का बीच का एरिया ऐसा है जहां पर प्राथमिक तरंगों की गति क्या हो जाती है, बिल्कुल धीमी हो जाती है। मतलब सॉलिड में जो स्पीड होनी चाहिए उसकी तुलना में स्पीड डाउन हो जाती है, और प्राथमिक तरंगें भी लगभग बिल्कुल जो है विलुप्त होने वाली स्थिति पे पहुंच जाती है। ये एरिया होता है 100 किलोमीटर से। दिखाई पड़ रहा, लिखा हुआ है एस्थोनोस्फीयर, लिखा हुआ है ना? यस सर। इसको हिंदी में कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं इसको? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों की स्पीड क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। क्या हो जाती है? पी वेव्स और एस वेव्स दुर्बल हो जाती हैं। उनकी स्पीड क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी का लावा आता है, ये एरिया प्लास्टिक स्टेज में है। कभी पिघला हुआ प्लास्टिक देखा है, या पिघला हुआ लोहा या पिघला हुआ यस सर, क्या बोलते हैं, सोना देखा है आपने? पदार्थ की चौथी अवस्था, जैसे पदार्थ ना तो ठोस अवस्था में होता है ना ही द्रव अवस्था में होता है, उसको हम प्लाज्मा स्टेज या प्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। सेमी फ्लूइड लिक्विड। सेमी फ्लूइड लिक्विड जो है, तो इसको जो है एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और आपसे कहीं किसी एग्जाम में पूछा जाए कि दुर्बलता मंडल का विस्तार कहाँ या एस्थेनोस्फीयर का विस्तार कहाँ पर होता है, तो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है और प्रेशर उतना ज़्यादा होता नहीं है। यहाँ तक चट्टानों का दबाव उतना ज़्यादा नहीं होता है कि चट्टानें जो है ठोस अवस्था में आ जाएं। लेकिन जैसे ही 200 किलोमीटर का रीजन पार होता है, बावजूद इसके कि टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि चट्टानें पिघली हुई अवस्था में नहीं परिवर्तित हो पाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? उसके बाद फिर जो है 33 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो रीजन है, इसको मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मेंटल। और साथ इसको इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 मिनट हो जाता है, 1 मिनट। अपर मेंटल, लोअर मेंटल। हाँ क्या है? हाँ क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी?
म्यूट है भाई, म्यूट। अच्छा म्यूट कर दी। तो ठीक है, तो ये जो 33 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक इसको अपर मेंटल कहा जाता है। सर इसकी शेयर नहीं हो रही। हो रही है, देखो तो चेक करो सर। और लोगों को हाँ दिखाई ये पड़ रही ओके ओके। अब दिखाई दे रही। अब दिखाई दे रही है। तो 700 किलोमीटर की गहराई, 33 किलोमीटर की गहराई से 700 किलोमीटर की जो गहराई है उस रीजन को अपर मेंटल कहते हैं, और 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की जो गहराई है उसको लोअर मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोअर मेंटल। लोअर मेंटल। ये वाला हो गया अपर मेंटल, ये वाला हो गया लोअर मेंटल। अपर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर के पृथ्वी का जो मध्य बिंदु है वहां तक की गहराई को हम लोग कहते हैं कोर या अंतरतम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। और इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक की जो गहराई है उसको आउटर कोर, जो कि किस अवस्था में है? लिक्विड स्टेज में। किस अवस्था में है? लिक्विड। और जो इनर कोर है, लिक्विड स्टेज। हाँ, जो इनर कोर है वो जो है किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है। और ये निकिल और फेरियम जैसे जो है बहुत ही ठोस और घनत्व वाले पदार्थों से बना हुआ, इसके लिए इसको नीफे भी कहा जाता है। इसी बात को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझते हैं। दिखाई पड़ रहा है आपको चित्र? यस सर। यही मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसको और बढ़िया से समझना है तो हालांकि वो साइंटिफिक नहीं है लेकिन इस पर एक मूवी बनी है। देखी नहीं देखी आप लोगों ने? मूवी का नाम है कोर। कोर, यस सर। देखा है? सर क्या नाम बताया आपने? कोर, CORE, द कोर। कोर। द कोर मूवी का नाम है द कोर। क्या नाम मूवी का? ये किसका आने वाला? म्यूट करो अपने आप। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट है, क्रस्ट को मैंने बताया दो भागों में डिवाइड किया गया है। ओशिनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो रिजिड है। उसके बाद फिर जो 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई का एरिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहीं पर एक बात समझ लो कि क्रस्ट कई सारी डिस्कॉन्टिन्यूटी है। डिस्कॉन्टिन्यूटी को हिंदी में बोलते हैं असंबद्धता। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब हुआ ये ज्वाइंटिंग एरिया। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम दो कलर्स को मिलाते हैं तो बीच का एक ऐसा कलर होता है जो न इस कलर का होता है न इस कलर का होता है। वो क्या करता है? दोनों कलर्स को डिवाइड करता है। तो पृथ्वी के धरातल के अंतरतम में जो दो अलग अलग लेयर्स के मध्य ट्रांजिशन जोन होता है, जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, उसको जो है डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। और जिन विद्वानों ने इसकी खोज की है उनके नाम के आधार पर इसको क्या कहा जाता है? उनके नाम के आधार पर इन डिस्कॉन्टिन्यूटीज का नाम दिया गया है। तो सबसे पहली जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, अब देखो यहीं पे अगर आपसे कोई पूछे कि लिथोस्फीयर क्या है या लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, तो 0 किलोमीटर यानी जहां पर हम रहते हैं वहां से 100 किलोमीटर की जो गहराई है वो पूरा एरिया लिथोस्फीयर कहलाता है, जिसके अंतर्गत कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है और मेंटल का अपर लेयर भी है, मेंटल का जो ऊपरी सिरा भी है। तो पहली जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो है कोनार्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी, और ये किसके किसके बीच में? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। कुछ विद्वानों ने लोअर क्रस्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसको हम बोलते हैं कोनार्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल के मध्य जो
डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको हम बोलते हैं मोहो। एक विद्वान थे मोहोरोविकिक, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको जो है मोहो डांस डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको रेपेटी, क्या बोलते हैं उसको, रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। उसके बाद फिर जो है लोअर मेंटल और आउटर कोर यानी मेंटल और कोर के मध्य जो डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है उसको गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो आउटर कोर और इनर कोर के मध्य डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको लेहमन जेफरीज ने खोजा था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसको लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। इसका मैंने बहुत बढ़िया फार्मूला बताया था, कोमो रेगुले, आप इसको याद कर लीजिए। और याद कर लीजिए कि अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल, लोअर मेंटल आउटर कोर और इनर कोर। कोमो रेगुले, को से मतलब कोनार्ड, मो से मोहो, रे से रेपेटी, गु से गुटेनबर्ग और ले से लेहमन जेफरीज। तो कोमो रेगुले आप याद कर लीजिए और पृथ्वी की जितनी लेयर्स है आप उनको याद कर लीजिए। ऊपर से क्रम में आप इसको सेट कर लीजिए पैटर्न पे और आपको कभी नहीं भूलेगा, ना आपको रटने की कोई याद करने की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ आएगी नहीं समझ में आएगी? हेलो, आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही है? किसी को आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे यार तुम लोग भड़क रहे हो। आवाज मिल रही कि नहीं मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? किसी को आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कि जो ये डिसकॉन्टिन्यूटी है इसको आप एक फार्मूले से याद कर सकते हैं, को मो रे गु ले, यानी कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमन जेफरीज। अगर आप इससे ऐसे याद करोगे तो आप पृथ्वी की पूरी लेयर्स को याद कर लीजिए और अपवर्ड से डाउनवर्ड जो है उसके साथ इस फार्मूले को रख लीजिए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक मोटी मोटी बात समझ लेते हैं कि पृथ्वी के कौन कौन से एरियाज जो है ठोस हैं, कौन कौन से जो है लिक्विड स्टेज में। तो 100 किलोमीटर से जो 200 किलोमीटर की गहराई का जो रीजन है वो कैसा है? सॉलिड है सर। सॉलिड है। 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का रीजन मैग्मा है वो है सर, मैग्मा है, प्लास्टिक स्टेज में, ज्वालामुखी है वहाँ, प्लास्टिक स्टेज में है। ठीक है, सेमी लिक्विड स्टेज में है। और प्लास्टिक तो पृथ्वी का आउटर कोर है, पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो कैसा है? वो लिक्विड लिक्विड स्टेज है। और ये आउटर कोर क्या होता है? हमारी पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब भ्रमण करती है तो उसके विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम क्या है? घूम रहा है। और इसके घूमने के कारण पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, जो रेडियो वेव्स या जिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी पृथ्वी पर संचार व्यवस्था या हमारी पृथ्वी पर बाहरी जो रेडिएशन होता है उससे बचाव होता है, वो किसके कारण होता है? आउटर कोर के लिक्विड के घूमने की वजह से। ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इस तरह हमारी पृथ्वी के आतल को भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया? क्रस्ट, मेंटल और कोर में। तो आउटर
कोर जो है लिक्विड स्टेज में है और इनर कोर जो है सॉलिड स्टेज में है। अब इसी से कई सारे सवाल आपसे पूछेंगे। सबसे ज्यादा प्राथमिक तरंगों की गति होती है भूपृष्ठ में, क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में। सर्वाधिक स्पीड कहाँ होगी पी तरंगों की? भूपृष्ठ पे होगी। भूपृष्ठ और कोर में, आउटर कोर में होगी। और बताओ कोई? आउटर कोर में होगी। आउटर कोर कैसा है सर? लिक्विड है। और आपको पता है कि लिक्विड में स्पीड क्या हो जाती है? जितना अधिक घनत्व वाला पदार्थ उतनी ज्यादा स्पीड। तो पृथ्वी के धरातल सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर है? आउटर कोर में। कहाँ पर है? ऐसा करो तुम लोग आज इसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है? मैंने इतनी बातें बता दी हैं, एक बार अपनी बुक खोलो और बुक खोल करके इसकी अच्छे से स्टडी करो, फिर हम लोग इस पे अगले दिन चर्चा करेंगे, ठीक? ओके सर। जी सर। ओके सर। और किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? सबसे ज्यादा जो है घनत्व होगा इनर कोर में। कहाँ पर होगा? इनर कोर में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है घनत्व वाली, हाँ, सबसे ज्यादा घनत्व वाली पदार्थ चट्टाने यहाँ पर, इसलिए प्राथमिक तरंगों की गति यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। अभी तुम लोग उस कॉन्सेप्ट से अपने आप को कोरिलेट कर नहीं पा रहे हो। आज प्रियंका वगैरह सब कहाँ चली गई? तो ठीक है, फिर मैं आज यहीं पर क्लास को एंड कर रहा हूँ। कल और परसों मैं नहीं रहूंगा और मैं सोमवार को पढ़ाऊंगा। मैं कह दूंगा अगर शैली मैम के पास समय होगा तो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? या फिर आप लोग शैली मैम से रिक्वेस्ट कर लीजिए। पढ़ा रहे थे। हाँ, पूछो सुकेशी। हाँ सर, हम ये कह रहे थे कि शैली मैम हम लोग को कॉमन चीजें पढ़ाएंगी या फिर थर्ड ईयर या फिर सेकेंड ईयर वाले बच्चों को पढ़ाएंगी? वैसे अभी तो अच्छा यही है कि आप भी पढ़ लो, क्योंकि आपको अब सेकेंड ईयर में तो आप पहुंच ही गए ना। सेकेंड ईयर में तो अब आप लोगों का तो प्रमोशन हो ही गया। फर्स्ट ईयर वालों का तो एग्जाम वैसे भी नहीं होना, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर वालों को आप जो है सेकेंड ईयर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप ये मान लो कि आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होगा वो पूरा का पूरा सेकेंड ईयर पर बेस होगा। आप समझ नहीं समझ रही बात हमारी? तो जितना बढ़िया आप एग्जाम देंगे सेकेंड ईयर, अगर स्थितियां सही रही तो, क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने ये कहा था कि अगले साल एग्जाम होगा, लेकिन इस बार भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, और या ये कहो कि पिछली बार से ज्यादा खराब स्थितियां रहेंगी। तो अब देखते हैं क्या कंडीशन होती है, ठीक है? यस सर। तो आप लोग रेगुलर क्लास को ज्वाइन करो। क्लास ज्वाइन करने से कई सारे फायदे होते हैं। सबके पास जिंदगी में 24 घंटे होते हैं, और कोई जो है भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है और कोई अपने गांव का मंत्री भी नहीं बन पाता। और 24 घंटे जिंदगी में एक दिन में सबके पास है, और उसी को आपको कैसे इस्तेमाल करना है आपको आना चाहिए। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने कहा कल कि आपको जूम पे ही करना है, आपकी इच्छा करे तो आप करो, चाहे ना इच्छा करो तो ना करो। तो बहुत सारे लोगों ने क्लास छोड़ दिया, आज मैं देख रहा था। आप समझ रहे हो बात को? पता नहीं सर किस मानसिकता के, क्योंकि वो अपने आप को या अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करना चाहते। उनको अभी ये नहीं पता है कि जब आप ज्ञान किसी से अर्जित करते हो तो लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। म्यूट किया मैं। समझ रहे हो? तो आपको अगर कुछ अर्जित करना, ये हम आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा किसी का दबाव है। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमको लगता है कि हमारे बच्चों को चीजें पता होनी चाहिए, और मैं प्रॉपर मेहनत करके पढ़ाता हूँ, ठीक है? और जूम का इंटरफेस बहुत अच्छा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गूगल मीट पे हम आपको बेहतर तरीके से नहीं बता पाते हैं। जैसे ये रेड वाला कर्सर वहां पे नहीं आ पाता है, मीटिंग की रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती, वहां पे अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वॉइस क्लैरिटी में प्रॉब्लम आती है। नेटवर्क ग्लिचेस भी बहुत आते हैं। हाँ, नेटवर्क ग्लिचेस भी बहुत आते हैं। हाँ, नेटवर्क के भी बहुत सारे इश्यू होते हैं। तो 40 मिनट की क्लास हमको जूम दे रहा है, तो
हमारा एक अच्छा मेरा यही व्यू है कि हमको जो है टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और आप भी, मैं आज बता रहा हूँ कि अभी अगले 1-1.5 साल तक चीज़ें सामान्य होने नहीं जा रही हैं, और सामान्य भी होंगी तो अब जूम और गूगल मीट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इतना बढ़िया इंटरफेस है कि इसी चीज़ को आपको पढ़ाने के लिए मुझे क्लास में एक प्रोजेक्टर लगाना पड़ता और एक पूरा सेटअप करना पड़ता, तब आपको ये चीज़ें समझ में आती। और कितना आसानी के साथ मैंने आपको इतने सारे फिगर्स और इतनी सारी चीज़ों के साथ चीज़ें समझा दी। ठीक है। बस